नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। महाराष्ट्र में पिक्चर अभी बाकी है। जहां परिणाम को आए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रचंड जीत के बावजूद मुख्यमंत्री का ऐलान अब तक नहीं हुआ। कल अमित शाह के साथ महायुति के तीनों प्रमुखों की दिल्ली में बैठक हुई, लेकिन आज महाराष्ट्र में फिर खेल बिगड़ता हुआ नजर आने लगा। आइए हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में सीएम को लेकर क्या खिचड़ी पक रही है। आज अचानक खबर आई कि एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा जा रहे हैं, जिसके लिए वो वहां से रवाना भी हो चुके हैं। सूत्रों की बात माने तो कल एकनाथ शिंदे वापस आ जाएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे के अचानक जाने से राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। आज विभाग और मंत्रालयों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे के जाने से यह बैठक टल गई है। मतलब ये विभाग और मंत्रालय अभी नहीं बटे हैं। इस बैठक में महायुति के तीनों प्रमुखों को शामिल होना था, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर मंथन होना था, लेकिन एकनाथ शिंदे चले गए तो बैठक टल गई। अब कल बैठक से खबर आ रही थी कि 2 दिसंबर को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी, लेकिन अब इस पर सस्पेंस और भी बढ़ गया है। 1 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने की बात भी सामने आ रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा। सूत्रों से जो खबर हमें मिल रही है उसके अनुसार बीजेपी के पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिस रेस में सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस चल रहे हैं। सूत्रों की बात अगर यह भी माने तो इस बैठक के बाद महायुति की बैठक भी होनी है, जिसमें शिंदे यानी कि एकनाथ शिंदे शामिल होंगे। अब सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे नाराज हैं? आखिर वो आज की बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग छोड़कर अपने गांव क्यों चले गए? शिंदे गुट के नेता उदय सावंत ने नाराजगी की खबरों को गलत बताया है। वहीं ये साफ कर दिया है कि एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए वो अपने गांव गए हैं। इस बीच शिवसेना के एक और नेता का चौंकाने वाला बयान आया है। संजय शिरसाट ने कहा है कि एकनाथ शिंदे केंद्र में भी मंत्री नहीं बनेंगे और न ही राज्य में वो उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम बनेंगे, यानी कि वो कोई भी पद अब नहीं लेंगे। काम करेंगे तो सिर्फ अपने लिए काम करेंगे। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र की ही राजनीति में रहेंगे और लगता है कि डिप्टी सीएम पद वो ना ले। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। उन्होंने मोदी साहब से बात की, अमित शाह साहब से बात की और छोड़ दिया। मेरा कोई क्लेम नहीं, आप जिसको चाहे बना दो, हमारा उनको समर्थन रहेगा। इसके लिए शिंदे साहब पे कोई दबाव आने का सवाल ही नहीं उठता। शिंदे साहब अगर चाहते तो कुछ और डिसीजन ले सकते थे, लेकिन वो युति धर्म तोड़ना नहीं चाहते थे। जो सपोर्ट मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने किया था, उसके लिए वो उनसे लॉयल रहे। इसलिए दबाव आने की कोई संभावना थी भी नहीं और ना कोई ला सकता है। मोदी साहब और अमित शाह साहब तो इतने चाहते हैं उनको, अगर उन्होंने थोड़ा भी हट पकड़ लेते थे, अगर जिद करते थे तो शायद उनको रिपीट भी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे ऐसा। एक पार्टी बीजेपी अगर उभर के आई है, 132 विधायक अगर उनके है तो उनका राइट बनता है ना। तो उनके राइट में अपन अपनी थाली पे जो बोलते हैं ना कि भाई अपने अपना ही परस लो, वैसा उस नेचर के शिंदे साहब नहीं है। इसलिए उनको यूज एंड थ्रो कोई कर भी नहीं सकता। आइए हम आपको सीधे मुंबई ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। ऋत्विक, राजनीति में जो दिखाई देता है उसके पीछे सच छिपा होता है। राजनीति में जो नेता कहते हैं उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। क्या है शिंदे का आज की बैठक में नहीं होना और सतारा चले जाने के पीछे? जी बिल्कुल सही कहा सईद आपने, क्योंकि राजनीति खास करके महाराष्ट्र की जैसी दिखती है वैसे है नहीं और पर्दे के पीछे इतनी सारी गतिविधियां हो रही है। खास करके एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे आज शाम को देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार से मुलाकात कर पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में चर्चा करने वाले थे, लेकिन जब दिल्ली से वो लौटे और मुंबई में जब उन्होंने कुछ विधायकों से बातचीत की, अचानक से उन्होंने ये निर्णय लिया कि उन्हें अपने गांव दरे जाना है और वहां पर वो 2 दिन आराम करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये बताया अधिकृत तौर पर कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, नासाज है, लेकिन
क्या उनकी तबीयत नासाज है या तो फिर जो पोर्टफोलियोज उन्हें चाहिए या तो उन्हें आने वाले सरकार में अपना कद अच्छा, ऋत्विक। उसी तरह बरकरार चाहिए, इसको लेकर ये तबीयत नासाज हुई है। जी। ऋत्विक, क्या कल अमित शाह के साथ जो 3 घंटे बैठक चली उसमें ऐसा कुछ हुआ जिसने एकनाथ शिंदे को अपसेट कर दिया? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार इकट्ठा बैठक होने से पहले उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से आधे घंटे बात की थी और उन्होंने अपनी पार्टी की भूमिका स्पष्ट की थी। उन्होंने सारी चीजें सामने रखी थी कि कैसे उन्होंने इस चुनाव में महाराष्ट्र को जीता है और कैसे चेहरा बनकर वो महायुति का उभर कर सामने आए हैं। हालांकि ऐसा होते हुए भी मुख्यमंत्री पद पर वो दावा तो छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें अच्छे हैवी वेट पोर्टफोलियोज चाहिए, ये उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी थी। अब वो पाने के लिए क्या उन्हें फिर से एक बार राज्य के नेता से जैसे देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार से बातचीत करनी होगी, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही, बिल्कुल ऋत्विक, बहुत धन्यवाद आपका। ऋत्विक भालेकर हमारी संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे। इससे पहले कल देर रात अमित शाह के साथ महायुति के तीनों प्रमुखों की मैराथन बैठक चली थी। उस बैठक में क्या हुआ था, आइए हम पूरी बात बता देते हैं। अमित शाह के साथ करीब 3 घंटे लंबी ये मैराथन बैठक दिल्ली में चली थी, अमित शाह के घर पर, जिसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार थे। अमित शाह ने महायुति के तीनों नेताओं से अलग अलग भी बात की थी और सूत्रों की बात माने तो बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे पर तो मुहर नहीं लगी, लेकिन ये संकेत दे दिया गया साफ तौर पर कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि शिंदे पहले डिप्टी सीएम के लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में वो नर्म पड़ गए थे और वो मान गए थे। सूत्रों की बात ये भी सामने आई है, हमें ये भी सूत्रों ने बताया कि शिंदे गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं और बीजेपी ये मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस के पास ये गृह मंत्रालय अभी तक था। खबर ये भी आई कल की बैठक में, रात वाली बैठक में, कि दिल्ली में महायुति की एक राउंड और बैठक हो सकती है, लेकिन उसके बाद शिंदे आज की बैठक में शामिल नहीं हुए और वो सतारा चले गए। अब हालांकि शिंदे गुट के नेता किसी भी तरह की मांग, नाराजगी से साफ इनकार कर रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे गुट अब शिंदे पर कटाक्ष कर रहा है। हमें सीएम के कुर्सी पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। जो नेता लोग, महायुति के नेता लोग जो डिसीजन लेंगे उनके पीछे हम खड़े हैं। इसीलिए वो सवाल ही नहीं आता सीएम पद मांगना और नहीं मांगना। महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे, जो महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे हम उसके साथ में हैं। हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं कि जो कुर्सी के लिए साथ छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी मित्रता में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी अपने सहूलियत के हिसाब से अपने रूप और रंग बदलती है। जब एकनाथ शिंदे की जरूरत थी, एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। जरूरत समाप्त हो गई तो एकनाथ शिंदे को सीएम तो छोड़िए, उनके हाथ से बुके भी लेना अमित शाह पसंद नहीं कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे मुंह बनाकर अलग ही दिशा में खड़े हैं। तो बीजेपी आज 23 तारीख से नतीजे आए हैं और आज हम 29 तारीख को बैठे हैं और आज अभी भी अगर 6 दिन बीत गए और अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं हो रहा है और बार बार ये महाराष्ट्र के नेताओं को दिल्ली के सामने जाकर झुकना पड़ रहा है, तो ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है महायुति के लिए। अब बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार के गठन में कहीं कोई परेशानी, कोई अड़चन नहीं है। रामदास आठवले जैसा सहयोगी नेता लगातार देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं और बीजेपी भी देवेंद्र फडणवीस के बारे में ही बात कर रही है। शिंदे ग्रुप का यूज का विषय नहीं। शिंदे ग्रुप हमारे साथ आए थे, उनको 2.5 साल मुख्यमंत्री पद मिला ही था और अभी आंकड़े ऐसे आ गई कि भाई बीजेपी की इतनी ज्यादा आंकड़े आ गई कि वहाँ बीजेपी का हाई कमांड ने, जिस तरह माननीय एकनाथ शिंदे जी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब जो निर्णय लेंगे वो निर्णय उनको मंजूर होगा। उसके मुताबिक मुझे लगता है कि जिस तरह ज्यादा सीटें आई है उसी तरह देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन अभी उसके संबंध में फैसला, और एकनाथ शिंदे जी ने भी बोला है कि भाई मैं अभी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी निर्णय होगा वो हमको मंजूर होगा। एकनाथ शिंदे जी को बनाते तो उनका भी स्वागत है, देवेंद्र फडणवीस जी को बनाते तो उनका भी स्वागत है। महाराष्ट्र से ही इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के अपने एक निर्णय पर यू टर्न ले लिया है। सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए
10 करोड़ रुपए देने का आदेश वापस ले लिया है। यह घटनाक्रम एक सरकारी प्रस्ताव जून के जारी होने के एक दिन बाद आया, जिसमें राज्य प्रशासन ने महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड के वितरण का आदेश दिया था। 28 नवंबर जीआर के अनुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 2024-25 के लिए 20 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। उनमें से 2 करोड़ रुपए छत्रपति संभाजी नगर स्थित MSBW मुख्यालय को वितरित किए गए थे, जिसे लेकर लगातार राजनीति हो रही है। अब सरकार ने इस मामले में यू टर्न ले लिया है। और अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि 3 दिन के ओडिशा के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं आज भुवनेश्वर में उन्होंने एक रोड शो किया, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र की जीत का उल्लेख किया, तो वहीं विपक्ष पर उन्होंने जमकर हमला किया। अब देखिए, ओडिशा ने शुरुआत की, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, और यही तो भाजपा की विशेषता है और यही हमारे कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है। 2019 में जो चौकीदार उनके लिए चोर था, 2024 में आते आते वो ईमानदार हो गया और एक बार भी चौकीदार को चोर तो गाली नहीं पड़ी। इनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह देश की जनता को गुमराह करके सत्ता पर उनका कब्जा हो, ताकि देश आजाद हुआ तब से आज तक जो लूट चलाने वाला गिरोह है, अलग अलग नकाब पहन करके निकला हुआ एक गिरोह है, उसको देश की जनता को लूटने का एक मौका मिल जाए। और अब खबर दिल्ली से, जहां विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान काफी तेज हो गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। आज दिल्ली विधानसभा में भी अरविंद केजरीवाल ने सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। दिल्ली में दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है, दिल्ली की कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल हो गया है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं। अभी अभी मैं देख रहा था, वकीलों का कोई बयान आया हुआ था, अंदर घुसने से पहले एक सोशल मीडिया पे चल रहा था। वकील कह रहे थे कि सड़क के ऊपर हाथ में मोबाइल फोन ले जाना मुश्किल है। आप मोबाइल फोन लेके सड़क पे निकल जाओ, 10 कदम जाओगे, कोई ना कोई आपका मोबाइल फोन छीन के भाग जाएगा। ये हालत हो गई है दिल्ली के अंदर। एक्सटॉर्शन की, फिरौती की कॉल्स आ रही हैं लोगों को। ओपन गैंग वॉर, खुलेआम शूट आउट चल रहे हैं। जो फिल्मों में देखा करते थे वो आज दिल्ली का हाल हो गया है। खुलेआम शूट आउट चल रहे हैं, फिरौती की कॉल आ रही है, किडनैपिंग्स हो रही हैं दिल्ली के अंदर। महिलाओं के का किडनैप करके बलात्कार कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। विधानसभा में आज जमकर हंगामा भी हुआ। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता को मार्शल बाहर कर दिए गए। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष और विजेंद्र गुप्ता के बीच बहस हुई। विजेंद्र गुप्ता ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मुद्दा उठाया, तो उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया। मार्शल आउट कर देना यह असंसदीय है, अव्यवहारिक है। सत्तारूढ़ दल विपक्ष के मुद्दों से और विपक्ष के तर्कों से घबरा चुका है। स्वाति मालीवाल की जिस तरह से पिटाई की गई केजरीवाल जी के इशारे पर उनके घर के अंदर, ये बताता है कि महिला सुरक्षा के प्रति कितने असंवेदनशील हैं, महिलाओं के प्रति कितने असंवेदनशील है, महिलाओं की भावनाओं के प्रति कितने असंवेदनशील है। और दिल्ली से अब आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां संभल से एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। कल समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में 15 सदस्यीय समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा। 5 सांसद, 4 विधायक इसमें शामिल होंगे और कुल 15 सदस्य होंगे इस प्रतिनिधिमंडल में। हिंसा की जांच रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को ये प्रतिनिधिमंडल सौंपेगा। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने संभल जाने की बात कही थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया था। 3 दिन के लिए रोका था और अब कल समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को इजाजत मिल गई है संभल जाने की। और ये जो प्रतिनिधिमंडल है, ये वहां जो भी देखेगा, जांच करेगा, बातचीत करेगा लोगों से, अपनी रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेगा। संभल की जामा मस्जिद के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कहा गया, आइए ये भी हम आपको बताते हैं। मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट को सील रखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और उसे अभी नहीं खोला जाएगा। 8 जनवरी तक इस केस में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, एक्शन नहीं लिया जाएगा। याचिकाकर्ता को आदेश को चुनौती देने का तो अधिकार है। हाईकोर्ट के आदेश से पहले निचली अदालत कोई एक्शन नहीं लेगी। योगी सरकार को शांति बनाए रखने के लिए शांति समिति के गठन का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये महत्वपूर्ण बातें थी जो सुप्रीम कोर्ट ने की। देखिए, यथास्थिति का ऑर्डर है, इसमें ना कोई जीते ना कोई हारे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंपल सी बात कही है। पहली बात, आप इस बात को जरा मेरी गौर कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस केस के मेरिट्स पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे हैं। 19 नवंबर का ऑर्डर सही है कि गलत है, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे। आप इस ऑर्डर को, 19 नवंबर के ऑर्डर को ही चुनौती दी गई थी जो सिविल जज सीनियर डिवीजन ने पारित किया है। आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करिए, जो भी आपकी रेमेडी बनती है 115 सीपीसी की या 227 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो। एडवोकेट कमीशन की जो रिपोर्ट है वो सील कवर में दाखिल रहेगी। ट्रायल कोर्ट में वैसे ही अगली तारीख 8 जनवरी पड़ी हुई है, तो अब सारा मामला जो है वो हाईकोर्ट को डिसाइड करना है मेरिट्स पे। यानी सील कवर में एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट भी 8 जनवरी से पहले तो दाखिल होगी नहीं, तो उसके बाद ही होगी। और जब भी वो दाखिल करेंगे वो सील कवर में रहेगी। पहले अभी जो मेरिट्स हैं कि 19 नवंबर का ऑर्डर जो इतना हो हल्ला मचा हुआ है कि एक्स पार्टी हो गया, बिना सुने हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी मेरिट्स हाईकोर्ट सुनेगी। तो हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे कि 19 नवंबर का ऑर्डर सही है कि गलत है, और हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट में अपनी बात रखेंगे। और अब खबर चैंपियंस ट्रॉफी की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल को लेकर अब निर्णय कल आएगा। 12 फुल मेंबर्स, 3 एसोसिएट मेंबर्स की आज मीटिंग जरूर हुई, लेकिन महज 15 से 20 मिनट के लिए ही मीटिंग चलती रही। इस मीटिंग में पाकिस्तान ने 1 दिन का और समय मांग लिया, लेकिन खबरों के अनुसार पाकिस्तान अब भी हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं है। बोर्ड मेंबर्स शनिवार को दोबारा मीटिंग करेंगे, यानी कि कल ये मीटिंग फिर से होगी। पीसीबी अपने शासन से राय मशवरा करने के बाद पाकिस्तान के स्टैंड को साफ करेगा। लेकिन पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल यानी कि भारत के मुकाबले किसी और देश में कराने पर राजी नहीं होता तो पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीनी जा सकती है। BCCI has issued a statement, so I would refer you to the statement. They have said that there are security concerns there, and therefore it is unlikely the team will be there going there. देखिए, जो हालात हैं, सब कुछ है, उनको देखते हुए फैसला लिया जाएगा। हमारे लिए खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हाइब्रिड मॉडल भी एक ऑप्शन है ना, और भी ऑप्शंस हैं। टेरर एंड टॉक्स डोंट गो टुगेदर। ये नहीं हो सकता कि आप आतंकवाद को यहाँ भेजते रहें और हम आपके साथ क्रिकेट खेलते रहें, सो नहीं हो सकता। शंखनाद में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।